बच्चों, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर चल रहा था। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो चैप्टर चल रहा था अपना, इसमें देखिए हमने फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। मैंने कहा था 18th क्वेश्चन मैं करूंगा, लेकिन 19th एंड 20 आपको करना है। ये 19th एंड 20 क्वेश्चन आप कर लिया होगा, आप लोगों ने कर लिया तो डाउट पूछ लीजिए। इसके बाद में ये आपके फॉर्मूला चार्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डायपोल एंड करंट कैरिंग लूप है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही मस्त और जो है ना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। दिस इज अ डिवाइस used to accelerate a charged particle like proton, इलेक्ट्रॉन और आयंस। ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनको एक्सेलरेट करने के काम में आता है, उनकी स्पीड बढ़ाने के काम में आता है। तो देखिए मैं आपको साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में समझाने से पहले एक सिस्टम समझाना चाहता हूं। जैसे आपको ये पता है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लो ये एक सर्कुलर मोशन है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की। इसकी खास बात ये होती है कि टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। तो t डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। v और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट अ चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड जो है वो 2πm/qb होता है और ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड नहीं करता। यानी वेलोसिटी कितनी भी हो जाए टाइम पीरियड तो इतना ही रहेगा, राइट। अब देखो, अगर मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, थोड़ा सा मैं अच्छा सर्कल बनाऊं। देखिए एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, करेक्ट। अब कुछ ऐसा कमाल कर रहे हैं हम इस पे कि जब ये पार्टिकल यहां आता है घूमते घूमते यहां आता है, तो अचानक से उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देते हैं, तेज एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देने से क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब ये सर्कल बड़ा हो जाएगा। फिर पार्टिकल यहां आ गया, अब यहां पर फिर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, फिर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो पार्टिकल का सर्कल और बड़ा हो जाएगा। फिर यहां आ गया, अब फिर यहां पर एक फोर्स लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। फिर यहां आ गया, फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देते हैं, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। फिर यहां आ गया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देते हैं, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। फिर यहां इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ। तो देखिए आपका आर बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता चला जाएगा। ये ही साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम साइक्लोट्रॉन में, एक चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कराते हैं और हर आधे साइकिल के बाद, हर आधे चक्कर के बाद उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है। फिर वापस से आधा चक्कर होता है, फिर स्पीड बढ़ा दी जाती है। बार बार स्पीड बढ़ाते जाते हैं। थोड़ी देर में वो क्या होता है, निकल के बाहर आ जाता है। तो अब आप देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो फंडामेंटली साइक्लोट्रॉन में दो फील्ड होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए साइक्लोट्रॉन वर्क्स अंडर टू फील्ड्स, बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, है ना। बी वेक्टर एंड ई वेक्टर both are perpendicular, both be perpendicular, है ना। So these fields are called as crossed fields। अब देखिए, अब हम साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। तो फंडामेंटली जो है ना, साइक्लोट्रॉन
का उपयोग जो है वो स्पीड बढ़ाने का है कि कोई चार्ज पार्टिकल है उसका स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम, साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या चीज होती है और क्या होता है एक्चुअल में। तो देखिए मैं साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन पर आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, दो बहुत पास पास रखे हुए सेमी सिलिंड्रिकल कंटेनर होते हैं, इनको हम डी कहते हैं। ये दो बहुत पास पास होते हैं सेमी सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, शायद मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रहा, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं। ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सेमी सिलिंड्रिकल है, मतलब इधर की तरफ सिलेंडर है, इधर प्लेन है, राइट, एक कंटेनर है बेटा। इसी तरीके से थोड़ा सा इससे दूर हट करके हल्का सा लिटिल डिस्टेंस एक सिलिंड्रिकल कंटेनर और है, इन दोनों को कहते हैं डी। इसका नाम क्या है, D1, इसका नाम क्या है, D2। दो डी होते हैं, सिलिंड्रिकल है, सेमी सिलिंड्रिकल है, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा कर इनके बीच में डिस्टेंस लगा दिया है ना, ये इधर। अब देखिए होता क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी डायरेक्शन में। तो चलो अपन किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। मान लो हमने इनवर्ड ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, किसी में भी ले लो आप, इनवर्ड ले लो, आउटवर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है साहब। तो दोनों डीज के अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसा कैसा रहता है, ये यहां पर जो है ना, ये इन दोनों के बीच थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है। इस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जब पार्टिकल यहां आएगा तब। तो देखिए क्या करते हैं हम, जैसे मान लो हमने एक पार्टिकल को यहां से मैग्नेटिक फील्ड में मोशन दी, सपोज हमने मोशन इस तरह से दी, तो इस तरह से दी तो देखना पार्टिकल कैसे घूमेगा। पार्टिकल के घूमने का क्या तरीका होगा, क्यू वी क्रॉस बी, बी आपका इनवर्ड है और वी आपने इधर दिया, तो वी का डायरेक्शन इधर है और बी इनवर्ड है, तो आपका ये पार्टिकल जो है ना ऊपर की तरफ घूमेगा ऐसे। ध्यान दीजिए वापस से, बी इनवर्ड है और वी इधर है। अगर मैंने यहां से एक पार्टिकल को छोड़ा, मान लो ये सेंटर है, बिल्कुल सेंटर से मैं हल्का सा एक पार्टिकल को छोड़ देता हूं ऐसे करके वेलोसिटी दे दी, लिटिल वेलोसिटी दे दी। अब इस पार्टिकल को जब मैंने लिटिल वेलोसिटी दी है थोड़ी सी, तो इस वेलोसिटी के कारण ये इधर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, तो V क्रॉस B यानी कि ये ऊपर की तरफ घूमना शुरू करेगा। तो देखिए ये ऊपर घूम रहा है, पार्टिकल ने घूमना शुरू किया ऊपर, ऐसे चक्कर काट दिया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे आया ना पार्टिकल, तो यहाँ आते ही उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है इस D के ऊपर, इस D पर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स लगा दिया जाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको कहते हैं AC इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ आता है, यहाँ पर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही ये तेज स्पीड से दौड़ता है यहाँ पर, यानी इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अब इसकी स्पीड बढ़ चुकी है तो फिर इधर की तरफ इसकी रेडियस बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ गई ना, तो R बराबर क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी। तो इधर की तरफ स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने के कारण अब इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, इसकी रेडियस बढ़ गई। अब रेडियस बढ़ने के बाद में इसका जो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है वो सेम रहता है, टाइम तो कभी बदलेगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि टाइम के लिए तो आपका फॉर्मूला फिक्स है 2πm अपॉन क्यूबी। ये टाइम जो है ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये तो इतना ही रहेगा। यानी यहाँ पर ये मान लो किसी समय है तो t/2 टाइम में यहाँ आ जाएगा, t/2 आधे टाइम पीरियड में, क्योंकि आधा चक्कर हुआ t/2 में आ जाएगा। यहाँ आते ही इस पर फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, स्पीड और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई तो क्या होगा, इसकी रेडियस और बड़ी हो जाएगी। फिर यहां पहुंच गया, कितनी देर में पहुंचा, t/2 टाइम में, t/2 टाइम में पहुंचा, ये ध्यान रखना हर आधे चक्कर में। फिर यहां आते ही फिर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, ओके। फिर स्पीड बढ़ गई तो फिर यहाँ पे और तेज रेडियस बढ़ जाएगी। फिर यहाँ आते ही फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और रेडियस बढ़ेगी। फिर यहाँ आते ही फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और रेडियस बढ़ेगी। यहाँ आते ही फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और रेडियस बढ़ेगी। और फिर यहाँ एक लिमिट आ जाएगी, लिमिट आने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर एक रूट लगा देते हैं, इसके लिए एक रास्ता बना देते हैं। चलो एक बार अगली बार बना देंगे रास्ता। ये देखो अब यहाँ आ गया ना ये, अब हम यहाँ पर एक रास्ता बना देते हैं इसके लिए कि भाई बाहर निकलो, अब
आपकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है, तो अब बाहर निकालो पार्टिकल को। तो आप एक एक करके मेरी बात ध्यान से सुनिए। साइक्लोट्रॉन में अरेंजमेंट होता है, कुछ ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होता है सब कुछ, और कुछ अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, जब यहाँ आया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और तेजी से चल गया, फिर रेडियस बढ़ गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, फिर रेडियस बढ़ गई, फिर नीचे भी लगा दिया, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते चले जाते हैं, स्पीड बढ़ाते जाते हैं, रेडियस बढ़ती चली जाती है, लास्ट में फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। अब आप बाहर निकाल के इसको कहाँ लेके जाएंगे? अपनी लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या करेगा? जहां भी इसका उपयोग करना है हाई स्पीड पार्टिकल का, वहां उपयोग करते हैं। तो देखिए लेबोरेटरी में हमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, बहुत सारे फिजिक्स के लैब हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हमें बहुत हाई स्पीड पार्टिकल की जरूरत पड़ती है ना। तो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू गेट cyclotron is used to get high speed particles. High speed particles, high speed charge particles, है ना, high speed charge particles to be used in different लेबोरेटरी नीड्स। अलग अलग लेबोरेटरी नीड्स होती हैं। आप बात को समझिए। तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। दो जो है ना सिलिंड्रिकल वो होते हैं डीज, सेमी सिलिंड्रिकल डीज होते हैं, चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं और इधर की तरफ जो है ना ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे डीज को एक वेरिएबल सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स। इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही रखी जाती है जिससे ये टाइम पीरियड मिल जाए, है ना। तो देखो ये जो है ना साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ये होगा 1/T, 1/T बराबर QB/2πm। ये फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। ये जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी से ये इसकी रेडियस बढ़ती चली जाती है। तो उसी फ्रीक्वेंसी से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं। जैसे जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से अंदर एंट्री करेगा तो यहां तो घूमना चालू कर दिया। अब यहां से जब ये यहां तक आएगा ना आधा चक्कर, तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। जैसे ही पार्टिकल यहां आता है तो ये अपने आप जो है ना सप्लाई दे देगा, ये सोर्स। इस सोर्स को हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा सोर्स क्रिएट करते हैं, इसकी ऑटोमेटिक जो है ना फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि जब वो पार्टिकल वहां पहुंचता है तो उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही ये तेजी से घूम जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस लग जाता है, बस खत्म। तो ये यहाँ पे तेजी से चलता है, फिर यहाँ पे आता है तो ये अभी ये जो है ना फ्रीक्वेंसी अपोजिट लगती है। एक्चुअल में इस वोल्टेज का जो ग्राफ आता है ना, वो ये ग्राफ आता है, वोल्टेज का ग्राफ, जो हमारा सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स टाइम के साथ, है ना। एक मिनट जरा, वोल्टेज सोर्स टाइम के साथ, ये इस तरह का वोल्टेज सोर्स होता है। एक बार ऐसा लगता है, फिर एक बार ऐसा लगता है, एक बार ऐसा लगता है, एक बार ऐसा लगता है। इसको एक साइकिल कहते हैं। ये एक टाइम पीरियड होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो क्या होता है एक्चुअल में कि जब ये इधर होता है तो डायरेक्शन इधर होती है, इधर होता है तो डायरेक्शन इधर होती है, इधर होता है तो पॉजिटिव होती है, उधर होता है तो नेगेटिव होती है। किसी को भी एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए आप, ये इस तरह से जो है ना घूमता रहेगा, इसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, एक सीमा के बाद में जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, एक फिक्स रेडियस तक पहुंच जाता है वो, तो उस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन या रेडियस ऑफ डीज। डी की रेडियस की लिमिट होती है। जैसे जो भी आपका साइक्लोट्रॉन है उसकी डी है, D1 और D2, है ना। इसकी शेप जो डी वाली है ना, इसलिए इसको डी कहते हैं, इसलिए इसको डी कहते हैं। अब डी की जो रेडियस होती है वही साइक्लोट्रॉन के मैक्सिमम अलाउेबल रेडियस होती है। इसके बाद उसको बाहर निकालना पड़ता है, या हमें कहो कि बस इतनी करनी होती है, स्पीड इतनी बढ़ानी होती है,
तो फिर निकाल लेते हैं उसको बाहर, फिर निकाल के पार्टिकल को कहाँ ले जाते हैं, ये बहुत हाई स्पीड वाला पार्टिकल है, प्रोटॉन है या सोडियम आयन है या कोई भी आयन है, एनी आयन, तो ये बहुत हाई स्पीड वाला होता है। इसको कहाँ लेके जाते हैं, जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे लैब के अंदर जरूरत होती होगी तो उसके अंदर डाल देते होंगे, है ना। ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी वही होती है, साइक्लोट्रॉन की रेडियस वही होती है जो आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया, टाइम पीरियड भी वही होता है, फ्रीक्वेंसी भी वही होती है, फॉर्मूला सारा का सारा वही होता है, यानी यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो आपके हैं। साइक्लोट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनली आएगी p²/2m। p क्या है, p बराबर mv, यानी कि q² v²r²/2m, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये साइक्लोट्रॉन की पूरी कहानी हो गई। मुझे लगता है साइक्लोट्रॉन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आएगी तो हम आगे समझा देंगे। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल एंड करंट कैरिंग लूप। देखो बेटा, हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था। आज हम आपको मैग्नेटिक डायपोल पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, आज हम आपको मैग्नेटिक डायपोल में वही सब चीजें बताएंगे। मैग्नेटिक डायपोल कहाँ मिलता है, बाजार में मिलता है, 5 रुपए के अंदर स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको पढ़ाया था। मैग्नेटिक डायपोल कहाँ मिलता है बताओ, बाजार में मिलता है, स्टेशनरी की दुकान पर 5 रुपए में 10 रुपए में मैग्नेटिक बार आती है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था -q और +q, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, a होती थी। इसका जो डायपोल मोमेंट होता था p बराबर, वो क्या होता था, q इंटू a या q इंटू d बोल दो इसको, है ना, d डिस्टेंस होती थी, q इंटू d। इसकी डायरेक्शन किधर होती थी, p की, p वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है जी। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, एक मैग्नेटिक बार होती है जिसका एक पोल साउथ कहलाता है, एक पोल नॉर्थ कहलाता है। ये नेचुरल मैग्नेट होता है, ये नेचुरल मैग्नेट होता है, या इसको लेबोरेटरी में बनाया भी जा सकता है। लेकिन ये एक बार होती है, रॉड होती है, और उस पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, साउथ एंड नॉर्थ, ये मैग्नेटिक पोल होता है। इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक पोल M और L होते हैं, सॉरी ये M होता है, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, इसको हम स्मॉल m कहते हैं। स्मॉल m को हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m को क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। एक्चुअली स्मॉल m जो है ना, पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, पोल स्ट्रेंथ इज proportional to हाँ जी, पोल स्ट्रेंथ इज proportional to magnetic field lines, magnetic field lines emerged from the pole। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो इसका मतलब ज्यादा ताकतवर पोल है, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो इसका मतलब कम ताकतवर पोल है, कच्चा मैग्नेट है, अच्छा मैग्नेट नहीं है। क्वालिटी मैग्नेट है तो ज्यादा पोल्स निकलेंगे, ज्यादा लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ रहे हो, इसको फ्लक्स कहते हैं हम। तो बेसिकली ये फ्लक्स का मेजरमेंट है। अब देखिए आप कि अगर यहां से ज्यादा लाइनें निकल रही है इसका मतलब m ज्यादा है, कम लाइनें निकल रही है इसका मतलब m कम है। अगर मैं इसका सेंटर C कहूं, इस डिस्टेंस को L कहूं, इस डिस्टेंस को L कहूं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2L। इसको मैं कहूंगा कैपिटल L बराबर 2L, राइट। देखो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में -q कहा था, +q कहा था, और डायरेक्शन किधर थी, -q से +q की तरफ थी। यहां पर ये साउथ है और ये नॉर्थ है। साउथ को हम इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लेते हैं, S इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव, N को हम इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव लेते हैं। तो अब बताइए, इधर इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, बिल्कुल। तो ये साउथ टू नॉर्थ होगी। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा m बराबर स्मॉल m इंटू एल बराबर स्मॉल m इंटू 2L, ये आपका कैपिटल M हो गया। इसे मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं इसे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
ध्यान दीजिए, वहां हम उसको क्या कहते थे, पी को, वहां हम पी को कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बिल्कुल, आप याद कर लो पूरा का पूरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसकी जो पी वेक्टर थी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे एम वेक्टर है, तो एम वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, एम वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी साउथ टू नॉर्थ होगी, ये एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो फील्ड आते थे, मैं उनकी बात करूंगा। तो देखो, हम बात करेंगे यहां पे ई ऑन एक्सिस। ई ऑन एक्सिस क्या होता था बेटा, ई ऑन एक्सिस होता था आपका के ट्वाइस केपी अपॉन आर क्यूब, ये होता था ई ऑन एक्सिस, ट्वाइस केपी अपॉन आर क्यूब, है ना। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा वैसे रखें डिटेल के अंदर, तो ये क्या आ जाता था अपना, क्या आता था फॉर्मूला, मतलब ट्वाइस केपी अपॉन आर क्यूब आता था ना ये, और ट्वाइस केपी अपॉन आर क्यूब से पहले वाली स्टेज क्या आती थी हमारी, वो आती थी शायद ट्वाइस केपी अपॉन आर स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 होता था शायद, ऐसा है ना, या 4 होता था, फिर ऊपर आर होता था एक, है ना, यहाँ पर स्क्वायर होता था शायद, मेरे को ध्यान नहीं है फॉर्मूला, आप लोग चेक करिए, यहाँ पे शायद है ना जो आर आता था एक, फिर जब हम ए को स्मॉल करते थे तो ये हो जाता था, रिजल्ट ही आ जाता था, है ना। हाँ, अब देखिए ये ई एक्सिस होता था, ई एक्सिस होता था, ओके। अब ई इक्वेटर क्या होता था आपका, ई इक्वेटर क्या होता था, ई इक्वेटर होता था केपी अपॉन आर क्यूब। तो मेरे को ऐसा ध्यान है कि शायद ये ऐसा होता था केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 होता था ऐसा एक्चुअल, और फिर ये हम इसको ए को नेग्लिजिबल कर देते तो याद आता था, है ना। लेकिन अब अपन यहाँ पे भी यही बात करेंगे, बिल्कुल इसको ही हम यहाँ लिखेंगे पूरा का पूरा, लेकिन बस अब हम P की जगह M लिखेंगे और K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखिए, मैं B ऑन एक्सिस की बात कर रहा हूँ, B ऑन एक्सिस हम डेराइव भी करेंगे इसको, इसको मैं डेराइव भी करूंगा, लेकिन वो अगले चैप्टर में करेंगे, इस चैप्टर में डेराइव नहीं करेंगे, इस चैप्टर में मैं केवल आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ, डेरिवेशन सब अगले चैप्टर में करेंगे हम। तो बी एक्सिस देखिए, बी एक्सिस को मैं कहूंगा ट्वाइस, ये के की जगह लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। पी की जगह एम लिखूंगा बेटा, और आर की जगह आर लिखूंगा, और यहां लिख दूंगा मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चेक करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। अगर स्मॉल मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट है, तो जैसे ये वाली बात कब हुई थी, जब ए इज वेरी वेरी लेस देन आर हो, तो अपना रिकॉल करिए मेमोरी पूरी, हाँ जी, जाकर के चेक करिए चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टिक्स के चैप्टर में पढ़ाया था, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर तब ऐसा होगा, है ना, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर तब ऐसा होगा। यहां भी अब आपका जो एल है ना या ए है, इस एल को आप 2a भी कह सकते हैं, वो आपकी इच्छा है जो आप कहना चाहें। ये आपका बी एक्सिस आया है बेटा। अब देखना जरा बी इक्वेटर क्या आएगा, बी इक्वेटर फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, है ना, बस के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, और पी की जगह कैपिटल एम आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका इक्वेटर पर आ जाएगा। डेरिवेशन हम करेंगे बट नेक्स्ट चैप्टर में, समझ गए ना आप। म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आपका आएगा। कब आएगा, जब आर इज वेरी वेरी लेस देन ए, इसके अंदर कंडीशन है, सॉरी ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो आर इज ग्रेटर देन ए, है ना। तो ये आपके पास में बी के और इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार देखो, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैं आगे भी बातें करूंगा, मैं इसको ऊपर उठा देता हूं, टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी, आप बनाइए, आगे बढ़ा दीजिए। ध्यान दो, हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में टॉर्क बराबर बताया था क्या, P क्रॉस E, ये टॉर्क का फॉर्मूला बताया था।
यही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अप्लाई होगा। लेकिन अब टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा बताओ, m क्रॉस b आएगा, m क्रॉस b, p की जगह m और e की जगह b। हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था u बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यहां आज बिल्कुल वही फॉर्मूला वापस लगेंगे, बस u की जगह लिख देंगे माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो कितना आसान है, पूरी नकल कर रहा हूं मैं वहां से उठाकर यहाँ, और कुछ नहीं कर रहा, कोई तीर वीर नहीं मार रहे हम, है ना। आपको मैंने वर्क बताया था वहां पे p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसा वर्क बताया था आपको। यहां पर भी मैं वर्क बता दूंगा, बिल्कुल यही बताऊंगा, ऐसे कैसा, कोई चेंज नहीं करूंगा। mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी एकदम सेम चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। जैसे वहां हमने बताया था आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम u मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया था थीटा बराबर 0, तो u मिनिमम आया था, u मिनिमम कितना आया था माइनस p, ये आया था। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था थीटा बराबर 180 डिग्री। आप चैप्टर निकाल करके पढ़ लीजिए, ऐसा ही पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था तो कहो कि नहीं पढ़ाया था, बोल देना अभी। हाँ, बोलने में कोई चक्करबाजी नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त होकर बोल देना चाहिए। अगर नहीं पढ़ाया था तो कहना सर नहीं पढ़ाया था, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसे बोल देना, ठीक है। डरना नहीं है, डरना नहीं, राइट। ये आपको पढ़ाया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आज वही बातें करेंगे वापस से। ये तो बड़ी नकल मार दी पूरी की पूरी। हाँ बिल्कुल, अरे साहब जोरदार नकल है। आप है ना इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लो पूरा, वही मैग्नेटिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, वही मैग्नेटिक डायपोल है। बस केवल P की जगह M, E की जगह B, और कुछ नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां भी यही आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो u बराबर क्या आएगा माइनस mb, है ना, मिनिमम आएगा ये। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा बराबर 180 डिग्री आएगा, तो u बराबर क्या आएगा प्लस पी आएगा, प्लस एम बी, ये u मैक्सिमम आएगा, है ना। यहां भी u मैक्सिमम लिख सकते हो आप, राइट। ये आपके क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल का कंपैरिजन हो गया। देखिए वापस से आप स्टार्ट से चेक करो, पूरी टेबल चेक करिए आप। इलेक्ट्रिक डायपोल चेक करो, मैग्नेटिक डायपोल साउथ टू नॉर्थ, M को मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, नाम है इसका। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोल स्ट्रेंथ होती है Q इज द चार्ज इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर ये जो है ना मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है, और इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं नॉर्थ। L और बराबर 2a, M S to N होता है, ये S नेगेटिव N पॉजिटिव, तो ये आ जाता है M, राइट। अब ये M इक्वल टू L आ गया, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, है ना। बस ई एक्सिस मैंने ऐसा पढ़ाया था, आप देख लेना, चेक करना एक बार। आप लोग मेरी बातें ऐसे मत मान लिया करो, चेक करके माना करो। हाँ, कोई भी बात नहीं माननी चाहिए, चेक करके ही बात को माना जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे से भी तो गलती हो सकती है ना बेटा, मैं भी तो एक इंसान ही, और मैं तो ऐसा इंसान हूँ जिसको कुछ याद नहीं रहता, बस अंदाजे से गेम लिख देता हूँ मैं तो। अब अगर ये घोटाला हुआ तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मेरे सामने अभी तो केवल मैग्नेटिज्म का ही फॉर्मूला चार्ट खुला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है नहीं। वैसे मेरे को 99% लग रहा है सही है, ठीक है। ये देखो आप, टॉर्क का फार्मूला वही है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वही है, वर्क का फार्मूला वही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का फार्मूला वही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फार्मूला वही है, वही सब कुछ है। तो आप जो है ना मैग्नेटिक डायपोल पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लो, सब कुछ बराबर है। अच्छा यहाँ देखो, अरे वाह, देखो देखो देखो, एक फॉर्मूला चार्ट में ये अगले पेज पर इसकी कंपैरिजन कर भी रखी है,
हाँ सही है, सही है ना। ये एक फोर्स के बारे में और बता रखा है इसमें जो हमने नहीं बताया। ये फोर्स के लिए क्या कि जैसे दो डायपोल्स के बीच हमने फोर्स निकाला था, तो फोर्स जो हमने दो डायपोल्स के बीच निकाला था वो पता है फोर्स क्या था? दो डायपोल के बीच का फोर्स है ना। वो फोर्स की वैल्यू हम निकाल दें क्या? क्योंकि ऐसे तो मैं जो है ना मेरे को कंप्लीट फॉर्मूला याद नहीं है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ तो याद है। देखो U बराबर होता है -P। अब आप एक डायपोल को तो -P1 रख दो, एक डायपोल को तो P1 रख दो और एक डायपोल का E रखो, तो वो E क्या रखेंगे आप? अगर एक्सिस पर है तो, अगर एक्सिस पर है तो ट्वाइस KP/r³, ये ट्वाइस KP/r³। अब देखो U आपका आ गया है -2 KP1P2/r³, ये आया आपका। अब जब आप F कैलकुलेट करेंगे तो F बराबर आएगा -du/dr, -du/dr। F की कैलकुलेशन करो तो आपके पास में ये आया था 6 KP1P2/r⁴ आया था। तो इस तरह से आपके पास में F प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ आ गया था। ऐसा आप यहां भी करिए, जब आप U लिखेंगे तो एक अगर दो डायपोल के बीच में फोर्स की निकाल रहे हैं, फोर्स बिटवीन द टू डायपोल्स है ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो U बराबर आप कोई भी एक मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और एक का मैग्नेटिक मोमेंट लेंगे, तो ट्वाइस अपना क्या था वो μ0/4 था, μ0/2 था है ना, m2 अगर एक्सिस है तो, अगर एक्सिस है तो, और ये r³ आया था। फिर इसको जो है ना U को हमने क्या लिख दिया था -μ0 m1 m2/2r³, ये 2πr³। ये ध्यान दीजिए आप, ये आपका जो है ना इलेक्ट्रिक दो डायपोल्स के बीच में फोर्स की कैलकुलेशन करवाई थी मैंने आपको, आज फिर आपको कैलकुलेशन करवा दे रहा हूं मैं -du/dr है ना। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल देना क्लास के अंदर कि सर गड़बड़ हो रहा है, ऐसे बोल देना आप चुपचाप, है ना। हाँ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना महापाप होता है, किसी से भी डरना नहीं चाहिए जी। डरना क्यों? ये हो गया, ठीक है। तो आप चलिए आगे, ये आपके पास में डायपोल की सारी बातें पूरी हो गई। अब हम अगला स्टेप लेंगे और हम डायपोल को कंपेयर करेंगे कोइल से, डायपोल को कंपेयर करेंगे कोइल से। तो देखिए मैग्नेटिक बार, एक काम करो आप टॉपिक डालिए कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल बार एंड करंट कैरिंग कोइल और लूप एक ही बात है ना, कोइल और लूप। हाँ जी, कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल बार है भाई, मैग्नेटिक डायपोल बार एंड करंट कैरिंग लूप और कोइल एक ही बात है। तो देखिए हम अब इसको कंपेयर करेंगे। अभी मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल के बारे में क्या बताया, देखो मैग्नेटिक डायपोल के बारे में अभी मैंने आपको बताया बी एक्सिस अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया था μ0/2π M/x³, ऐसा बताया था मैंने, ये बताया था ना। हाँ जी, ये बी एक्सिस बताया था। हमने आपको कॉइल भी पढ़ाया था, कॉइल इट इज फॉर मैग्नेटिक बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना। हमने आपको सर्कुलर कॉइल के बारे में बताया था एक्सिस पर, जरा बी बताना कितना था बी एक्सिस पर सर्कुलर कॉइल के लिए। हमने बताया था μ0 Ni
आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा पढ़ाया था बेटा, मैंने ऐसा पढ़ाया था ना। अब अगर मान लो जो आर है वो बहुत छोटा हो, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, है ना, एक मिनट, म्यू नॉट आई अपॉन दिस, हाँ, तो आर जो है वो अगर वो बहुत छोटा हो एक्स से, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो आर बहुत छोटा है बेटा, आर बहुत छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, आर बहुत छोटा है तो हम लिख देंगे म्यू नॉट कैपिटल एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 3, ये लिख देंगे हम, करेक्ट। अब देखो मैं पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। जब मैंने पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, जरा चेक करना एक बार प्लीज, अच्छी तरह से चेक करना। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा, और ये आ जाएगा एन इंटू पाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब, ये कोयल के लिए आ गया, और वो था मैग्नेटिक बार। अब आप दोनों को कंपेयर करिए, तो देखो यहां पर म्यू नॉट है, वहां पर म्यू नॉट है, कंपेयर कर रहा हूं मैं, 2 पाई है, 2 पाई है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, बस यहां पर एम है और यहां पर ये बकवास है, ये बकवास है ना। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग it is very clear, on comparing it is very clear that a current carrying loop a current carrying loop और coil, ध्यान दीजिए, on comparing it is very clear that a current carrying loop or coil, a current carrying loop or coil is equivalent to a bar magnet, एक्चुअल में इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट है, है ना। हाँ, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, इट इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल एन इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो ये जो हाँ बिल्कुल, आप देखो एम की जगह वो चीज आई थी, आई इंटू कैपिटल एन पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा ए वन इज पाई आर स्क्वायर, इट इज व्हाट एरिया ऑफ वन टर्न ऑफ कोइल, एरिया ऑफ वन टर्न ऑफ कोइल, एक टर्न का एरिया है, इसको हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, आई इंटू ए टोटल, आई ए इज व्हाट, ए इज एन इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एन इंटू ए वन। देखिए ए वन तो एक टर्न का एरिया था, पाई आर स्क्वायर, एन टर्न का एरिया ये हो गया, इसको कहते हैं टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक एरिया, टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक एरिया ऑफ कोइल, ऑफ करंट कैरिंग कोइल, ऑफ कोइल, है ना, कोइल कह दो, करंट कैरिंग कोइल कह दो, एक ही बात है ना। तो देखिए करंट कैरिंग कोइल का इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी कोइल हो, है ना। अब देखो अगर मान लो एक टर्न की कोइल है, इसमें करंट बह रहा आई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एम बराबर आई इंटू ए, आई इंटू ए कितना, पाई आर स्क्वायर, ये एक टर्न का आ गया। अगर इसमें एन टर्न हो जाए तो एन टर्न हो जाएंगे तो आप एन से मल्टीप्लाई कर दो जी, है ना। तो कैपिटल एन बराबर एन आई ए हो जाएगा, आई ए वन, इसको फिर अपन जो है ना ए वन बोलेंगे आप इसको,
तो इसको टोटल कर देंगे, केवल आई ए बोल देंगे। इसमें ए एन इंटू ए वो है, ध्यान दीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, सारे टर्न्स का इफेक्टिव एरिया है ये। अच्छा, अब ये लूप कैसा भी हो सकता है, लूप सर्कुलर भी हो सकता है, लूप ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लूप जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल, कैसा भी लूप हो सकता है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू आई ए आएगा, है ना। अच्छा, अब एक बात बताऊं, m वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, ये मैं बता देता हूं आपको। m वेक्टर की डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन इज सेम एज बी वेक्टर। हाँ जी, m वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा हमेशा वही होगी जो b वेक्टर की होगी, यानी इस कोइल के सेंटर पर जो डायरेक्शन b वेक्टर की होगी ना, वही डायरेक्शन अब जैसे ये ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ होगा मान लो, तो वो m वेक्टर भी उधर की तरफ होगा, जिधर b वेक्टर उधर m वेक्टर, तो m वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। चलिए यहां तक हमने कर लिया, अभी हम इसको आगे और करेंगे, बहुत कुछ है आगे, साइक्लोट्रॉन मैंने पढ़ा दिया, बस अब ये इसका जो है ना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक लेक्चर और आएगा इसका, आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए ये मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, एक बात और है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के जितने क्वेश्चन होते थे ना, जितने क्वेश्चन होते थे सारे के सारे यहाँ होंगे वापस से, पूरे बिल्कुल वैसा का वैसा होगा सब कुछ, मतलब कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। क्या वैसा का वैसा टाइम पीरियड आएगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने टाइम पीरियड किया था, ऑसिलेशन करवाया था, एसएचएम करवाया था, एंगुलर एसएचएम करवाया था, उसका टाइम पीरियड निकाला था, सब कुछ यहाँ भी आएगा, ठीक है। चलिए, नमस्ते।